हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज इस सेशन में अगर आप SGPGI लखनऊ एग्ज़ाम, OT असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आप एक शीट कंफर्म कर सकते हो। और ऑलरेडी हमने जो सीरीज चला रखी है, जो 2023 में जो वैकेंसी आई थी SGPGI में, उसकी जो पेपर हुआ था उसकी हमने सीरीज चला रखी है। ऑलरेडी हमने लगभग क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज सेशन में हमें उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे। 10 क्वेश्चन हमने पिछली सीरीज में करवा दिए हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन करवाया प्लस उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करवाया, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बनाएगा वो उन्हीं में से घुमा फिरा के उठाता है। और हम सोचते हैं कि अलग से क्वेश्चन बनाए, अलग से कुछ भी नहीं बनता, वहीं से क्वेश्चन घुमाता है। और आज हम उसी सेशन में उसी सीरीज को शुरुआत करेंगे, और इसके बाद हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से करेंगे, हर क्वेश्चन को करेंगे। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक कर देना। और जो व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। फ्री ऑफ कोर्स आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे PDF के द्वारा, और प्रैक्टिस सेट के लिए हर चीज़ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। ऑलरेडी व्हाट्सअप ग्रुप में 300 प्लस कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, वो प्रॉपर लाभ उठा रहे हैं। आपसे एक पैसा नहीं लिया जा रहा, फ्री ऑफ कोर्स आपको घर बैठे हर चीज़ फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। और चलो हम स्टार्ट करते हैं। बेड शोर रोकने के लिए मरीज की स्थिति कितने समय पर बदलनी चाहिए? यानी बेड शोर या प्रेशर अल्सर जो होते हैं ना, लंबे समय तक मरीज हॉस्पिटल में रहते हैं, लंबे समय तक वो बेड पर लेटे रहते हैं, उनके घाव हो जाते हैं शरीर के ऊपर, इसको बोलते हैं बेड शोर। तो बेड शोर रोकने के लिए मरीज की स्थिति कितने समय पर बदलनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? हर 2 घंटे में। हर 2 घंटे में हमें मरीज को करवट दिलाना चाहिए बेड शोर को रोकने के लिए। इमोबाइल या लॉन्ग टर्म बेड रिडन मरीज को बेड शोर से बचाने के लिए उसकी स्थिति हर 2 घंटे में बदलनी चाहिए। इससे शरीर के दबाव वाले हिस्सों पर लगातार दबाव नहीं पड़ता और त्वचा सुरक्षित रहती है। कारण क्या है इसका? यानी बेड शोर कारण लंबे समय तक एक स्थिति में लेटना, पोषण की कमी, त्वचा पर लगातार दबाव और रगड़, पसीना या मूत्र मल से त्वचा का नम रहना, ये इसके क्या हो गए? कारण हो गए। रोकथाम की बात करें तो एयर मेटर्स या प्रेशर रिलीफ डिवाइस का उपयोग। यानी आजकल ऐसे बेड मतलब जो बेड है ना वो ऐसे आ गए हैं जिनमें एयर भरी जाती है या वाटर भरा जाता है, उससे क्या बेड शोर नहीं होता, वो बिल्कुल रिलीफदायक होते हैं, कोमल होते हैं। सॉफ्ट को मैंने बता दिया। नियमित त्वचा निरीक्षण करना, ये इसके हो गए, रोकथाम हो गए। महत्व क्या है देखो इसका? बेड शोर गंभीर संक्रमण और दर्द का कारण बन सकता है। ICU और लॉन्ग टर्म बेड राइडन पेशेंट में विशेष ध्यान जरूरी है। ICU में लंबे टाइम तक जो पेशेंट रहते हैं बेड पर, उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। हर 2 घंटे में उनको करवट दिलाना जरूरी है। महत्व बेड शोर गंभीर ये तो हमने देख लिया। अतिरिक्त टिप्स इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर हाइड्रेशन और पोषण का ध्यान रखें, त्वचा को साफ और सूखा रखें, ईयरली स्टेज और टॉपिकल क्रीम्स या ड्रेसिंग्स का उपयोग करें। यानी जिनके ज़्यादा घाव हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर पट्टी वगैरह करें, और प्रॉपर जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो लगाएं, क्रीम्स लगाएं। अब 12 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा वो है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में कर लिए थे ऑलरेडी, 11 से हमारा ये स्टार्ट होगा। और अच्छे से कल भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके हर चीज़ कवर की, आज भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन SGPGI 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसके क्वेश्चन है, और ये कंप्लीट होने के बाद हम और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कवर करेंगे। लेकिन एक बार जो पेपर की कंप्लीट कर लेते हैं। अब देख लेना, जो ऑलरेडी हमने थ्योरी क्लास डाल रखी है उसी में से क्वेश्चन बन रहे हैं टोटल। स्टेराइल ग्लव्स पहनने से पहले क्या करना चाहिए? स्टेराइल ग्लव्स जो होते हैं वो पहनने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ गीले करना, ये भी गलत है। हाथ धोकर सुखाना, हाथ में क्रीम लगाना, ये भी गलत है। हाथ में पानी डालना, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ग्लव्स पहनने से पहले हमें हाथ को धोना है और सुखाना है। स्टेराइल ग्लव्स पहनने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोकर और सुखाकर ही पहनना चाहिए, ताकि हाथों की सतह पर मौजूद जीवाणु ग्लव्स के माध्यम से शरीर में न पहुँचे। हाथ धोने का तरीका, सर्जिकल हैंड स्क्रब 3 से 5 मिनट तक करना चाहिए। यानी सर्जिकल हैंड स्क्रब जो लगाते हैं ना वो 3 से 5 मिनट तक लगाना चाहिए। सोप और पानी का उपयोग करें धोने के लिए, या एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, यानी सोप और पानी का उपयोग कर सकते हैं या एल्कोहल का भी उपयोग कर सकते हैं। ये तो हो गया हाथ धोने का तरीका। अब स्टेराइल ग्लव्स पहनने का तरीका क्या है? देखो, ग्लव्स टीयर प्रूफ होने चाहिए, ग्लव्स जो है बिल्कुल टीयर प्रूफ होने चाहिए। ग्लव्स पहनने के बाद केवल स्टेराइल सरफेस को छुएं। ग्लव्स पहनने के बाद आप विसंक्रमित हो जाते हैं तो आपको ओनली स्टेराइल चीज़ों को छूना है, क्योंकि आप संक्रमित चीज़ों को छूते हैं तो आप ग्लव्स है ना वो ख़राब हो जाएंगे। ग्लव्स को सही आकार का और बिल्कुल आपके
किसी के बड़े हाथ होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, तो जो आपको कंफर्टेबल हो ऐसे ग्लव्स आपको चुनने चाहिए। ये हो गई ग्लव्स पहनने का तरीका हो गया। महत्व क्या है इसका, ग्लव्स पहने क्या महत्व है। महत्व की बात करें तो संक्रमण रोकने के लिए, मरीज व स्वास्थ्यकर्मी दोनों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है ग्लव्स। सावधानियाँ क्या बरतनी है ग्लव्स पहनते समय, ग्लव्स को हाथ धोने के बाद ही पहने, ग्लव्स को फिर से एक बार पहनने के बाद फेंकने के बाद यूज न करें, ग्लव्स फटे या गंदे होने पर तुरंत चेंज करें। ये सावधानी हो गई। रायल्स ट्यूब कहाँ डाली जाती है, यानी रायल्स ट्यूब होती है एक, वो कहाँ डाली जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेट या स्टोमच में रायल्स ट्यूब डाली जाती है। कहाँ डाली जाती है दोस्तों, पेट या स्टोमच में। रायल्स ट्यूब जिसे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब भी कहते हैं, नाक के माध्यम से, रायल्स ट्यूब जो होती है वो नाक के माध्यम से पेट में डाली जाती है। इसका उपयोग खाना देना या स्टोमच की कंटेंट्स को निकालने के लिए काम किया जाता है, यानी खाना देने के लिए भी, और स्टोमच में अगर कोई अनर्गल चीज़ें फंस जाती हैं उनको निकालने के लिए भी काम आती है। उपयोग की बात करें, रायल्स ट्यूब का उपयोग किन किन में किया जाता है, मरीज को खाना देने के लिए, पेट में जमा गैस या तरल निकालने के लिए, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कोई मेडिसिन देने के लिए। तो ये इसके क्या हुए उपयोग हो गए। पोजीशन की बात करें तो ट्यूब की सही स्थिति एक्सरे या एस्पायरेट पीएच टेस्ट से कन्फर्म की जाती है। ट्यूब की सही स्थिति, कहाँ ट्यूब हमें डालनी है, एक्सरे से पता लगाते हैं या एस्पायरेट पीएच टेस्ट से कन्फर्म की जाती है। गलत पोजीशन से एस्पिरेशन पिनोमोनिया का खतरा आता है। गलत पोजीशन से हम अगर ट्यूब डालेंगे तो एस्पायरेशन पिनोमोनिया का खतरा रहता है। किसका खतरा रहता है, एस्पायरेशन पिन्यूमोनिया का खतरा रहता है। आपको ये चीज़ें हार्ड लग रही होंगी, लेकिन हर जितनी भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ थ्योरी क्लास डाल रखी है, उनकी कम से कम आपको 3 से 4 बार हर क्लास का रिवीजन करना है। छोटी छोटी क्लास होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, SGPJ एग्जाम के लिए। और आपकी तभी नेगेटिव मार्किंग कम होगी, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है SGPJ में, यानी बहुत खतरनाक नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। सावधानियाँ की बात करें तो ट्यूब को धीरे धीरे इंसर्ट करें, पेशेंट को आरामदायक स्थिति में रखें और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करें, यानी कंटिन्यूस हमें जो ट्यूब है उसकी ट्यूब के ऊपर नज़र रखनी है कि कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए या प्रॉपर चीज़ें सही चल रही है नहीं चल रही। सावधानियों की बात करें, सावधानी हमने पढ़ लिया। मैं तो इसमें दे रखा है कि ICU और लॉन्ग टर्म बेड राइडन पेशेंट्स में न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, ICU या लॉन्ग टर्म जो पेशेंट होते हैं उनके न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए भी ट्यूब डाली जाती है। पेट के कंटेंट्स को सुरक्षित रूप से मैनेज करने के लिए भी ट्यूब डाली जाती है। ये क्या हो गया, महत्व हो गई। अब बात करें ऑटोक्लेव में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कितने तापमान पर स्टेलाइज किया जाता है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑटोक्लेव में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कितने तापमान पर स्टेलाइज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 121 डिग्री सेल्सियस पर, 121 डिग्री सेल्सियस पर। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकल इक्विपमेंट को ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस तापमान और 15 PSI प्रेशर पर 15 से 20 मिनट तक रखकर पूरी तरह स्टेलाइज किया जाता है। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 121 डिग्री सेल्सियस तापमान, 15 PSI प्रेशर, 15 से 20 मिनट तक किया जाता है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस और स्पोर्स मर जाते हैं और उपकरण सुरक्षित हो जाते हैं। स्टेलाइज का उद्देश्य क्या है, सभी प्रकार के जीवाणु, वायरस और स्पोर्स को नष्ट करना, संक्रमण को रोकना, इसके क्या उद्देश्य हो गए। स्टेलाइजेशन के प्रकार देखो, एक तो होता है ऑटोक्लेव, सबसे आम तरीका स्टीम अंडर प्रेशर, यानी प्रेशर के द्वारा जो करते हैं ना वो ऑटोक्लेव हो गया। ऑटोक्लेव कई प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य ऑटोक्लेव, एक होता है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, एक होता है केमिकल स्टेलाइजेशन। सामान्य में हम प्रेशर और भाप के द्वारा करते हैं। ड्राई हीट स्टेलाइजेशन कैसे करते हैं, ग्लासवेयर और पाउडर के लिए पाउडर का उपयोग करते हैं। इसमें ड्राई हीट में ग्लासवेयर और पाउडर का उपयोग करते हैं। और केमिकल स्टेलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, ग्लूटेरिल्डिहाइड या फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं केमिकल में। तो इस तरीके से याद रखना कि केमिकल में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्टेलाइजेशन में ग्लूटेरिल्डिहाइड या फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का। ड्राई हीट में किसका प्रयोग करते हैं, ग्लासवेयर और पाउडर का। और सामान्य जो ऑटोक्लेव होता है उसमें दाब और भाप और प्रेशर का और तापमान का। सुरक्षा और सावधानी की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर पाउचेज में रखेंगे, यानी जब ऑटोक्लेव करते हैं तो ऑटोक्लेव में जिन उपकरणों का ऑटोक्लेव किया जाएगा उनको पहले प्रॉपर जो पन्नी का एक पन्नी होती है प्लास्टिक की उसमें रखा जाता है। स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्टोमिनेशन से बचाएं और ऑटोक्लेव का डोर सही से बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर डोर सही से बंद नहीं होगा तो भाप बाहर निकलती रहेगी और ऑटोक्लेव सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि कुकर की तरह काम करता है वो। स्टेरिलिटी इंडिकेटर स्ट्रिप्स का कलर चेंज होना चाहिए, यानी एक स्टेरिलिटी जो इंडिकेटर स्ट्रिप्स होती है उसका जैसे ही ऑटोक्लेव पूरा हो जाएगा सीटी बच जाएगी और कलर चेंज हो जाएगा।
घड़ी की तरह होता है। इससे पता लग जाता है कि ऑटोक्लेव प्रॉपर हो चुका है। सुरक्षा और सावधानी की बात करें तो देख लिया हमने। मैं तो यही देखा कि सर्जिकल इन्फेक्शन को कम करने के लिए, हॉस्पिटल इन्फेक्शन को कम करने के लिए और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये क्या हो गया, इसकी महत्व होगी। अब बात करें वेंटिलेटर पर रखे गए मरीज को मुंह की सफाई कितनी बार करनी चाहिए, यानी वेंटिलेटर पर रखे गए मरीज को मुंह की सफाई कितनी बार करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा हर 2 से 4 घंटे में। यानी वेंटिलेटर पर रखे गए मरीज की मुंह की सफाई हर 2 से 4 घंटे में की जानी चाहिए। इससे मुंह और गले में बैक्टीरिया जमा नहीं होते और वेंटिलेटर एसोसिएटेड पिनोमोनिया का खतरा कम हो जाता है। किसका खतरा कम हो जाता है, VAP का खतरा कम हो जाता है, यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड पिनोमोनिया का खतरा कम हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उस एग्जाम में भी रिपीट हुए थे और उनको फिर बोनस अंक मिला था। उपकरण उपयोगी सामग्री की बात करें तो जैसे मुलायम ब्रश हो गई, माउथ स्वेब हो गया, क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश हो गया, इनका उपयोग किया जाता है इसमें। जैसे मुलायम ब्रश, माउथ स्वेब या क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश। लाभ की बात करें तो VAP और अन्य श्वसन संक्रमण से बचाव, मुंह और गले की सफाई, मरीज को आराम और स्वच्छता मिलना, ये इसके क्या हो गई, लाभ हो गए। सावधानी की बात करें तो मुंह की सफाई धीरे और सावधानीपूर्वक करें। वेंटिलेटर पर मरीज के ऑक्सीजन सपोर्ट को ध्यान में रखें, यानी वेंटिलेटर मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट को ध्यान में रखें। मुंह का हमेशा नम और साफ रखें, जैसे क्या हो गई, सावधानी हो गई। महत्व की बात करें तो ICU और लंबे समय तक बेड पर बड़े मरीजों में संक्रमण रोकने के लिए ये चीज़ें महत्व हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम बात करें नियमित निगरानी और दस्तावेजीकरण के लिए ज़रूरी है। अब है बेड शो रोकने के लिए मरीज की स्थिति कैसे बदलनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमने कर लिया ऑलरेडी, ये फिर से रिपीट हो गया। अब स्टेरॉइड ग्लव्स पहनने से पहले क्या करना चाहिए, तो हाथ धोकर सुखाना चाहिए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। राइस ट्यूब कहाँ डाली जाती है, ये भी हमने कर लिया, पेट स्टोमच में डाली जाती है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव में कितने तापमान पर स्टेलाइज किया जाता है, ये भी हमने कर लिया 121 डिग्री सेल्सियस पे। वयस्क में सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है, तो वयस्क में सामान्य नाड़ी दर जो होती है वो 60 से 100 पर मिनट होती है। ये भी ऑलरेडी हमने पिछले सेशन में किया हुआ क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो गए। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन से हम शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और इसी तरह से अच्छे से कवर करेंगे। वयस्क व्यक्ति की सामान्य नाड़ी दर 60 से 100 बार प्रति मिनट होती है। यह हृदय गति और स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेतक है। टेकीकार्डियो किसे कहते हैं, देखो 60 से 100 प्रति मिनट होती है हृदय नाड़ी दर, तो टेकीकार्डियो यानी 100 1 मिनट में 100 से अगर अधिक है नाड़ी दर तो इसे बोलते हैं टेकीकार्डिया, यानी अधिक को क्या बोलेंगे, टेकीकार्डिया। अधिक को तो बोलेंगे हम टेकीकार्डिया और कम को बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया, यानी 60 पर मिनट से कम है तो इसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। और पल्स रेट किसे चेक की जाती है, जैसे कलाई से कर सकते हो, गर्दन से कर सकते हो, बाहाँ से कर सकते हो, जांघ से कर सकते हो। ये क्या हो गई, पल्स रेट करने की साइट्स हो गई। तो अच्छे से हमने सेशन कवर कर लिया और जो नहीं अच्छे से हमने क्वेश्चन कवर कर लिए। हालांकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को रिपीट नहीं होने देंगे। दूसरी बात, अब लंबा सेशन करेंगे हम। आज अब तक हमने 20-25 मिनट का सेशन रखा है, लेकिन अब हम जो रखेंगे ना वो 1-1 घंटे का सेशन रखेंगे और कम से कम हर सेशन में 50+ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आपका सपोर्ट होना भी ज़रूरी है उसके लिए। आज अच्छा कमेंट्स और लाइक सभी करना। अगर आपने इस चैनल से थोड़ा बहुत भी आज तक कुछ सीखा है तो सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि आज के युग में यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें कोई उपलब्ध नहीं करवा रहा। हाँ, आपको कोर्स जरूर मिल जाएगा, 1000-1500 में कोर्स बेच रहे हैं, प्रॉपर चीज़ें आपको दे नहीं रहे। जो पुरानी जो चीज़ें हैं रिकॉर्डेड क्लासें वही आपको डाल दी जाती हैं, लेकिन हमारे में जो रोज़ नोट्स प्रॉपर तैयार होते हैं, क्लास तैयार होती है, फिर आपके पास डाली जाती है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है आपको। ना यूट्यूब से कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ से, ना आपसे एक पैसा लिया जा रहा है, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि आपके सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद।